हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन, आज का लेक्चर। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पर ही वर्क करेंगे। कल से हमने ऐसा समझा था, अपने पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजमेंट का पहला काम होता है प्लानिंग, ठीक है, नियोजन। तो आज का जो हमारा लेक्चर सेशन होने वाला है वो होने वाला है प्लानिंग के ऊपर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास। चलिए तो शुरू करते हैं। अब प्लानिंग या जिसे हम कहते हैं नियोजन, इसका मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले आप सभी हेडिंग डालिएगा प्लानिंग, है ना। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एक्चुअल में आए कहां से, इसकी हिस्ट्री भी मैं आपको बताऊंगा, ये है क्या ये भी बताऊंगा। सबसे पहले आप डालिए इसका नाम नियोजन, ठीक है। नियोजन या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्लानिंग, ठीक है। तो नियोजन या प्लानिंग क्या है, शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। चलिए, तो मैंने आपसे कहा था जब भी हम कोई भी चीज स्टार्ट करेंगे सबसे पहले उसका बेसिक देखते हैं। तो यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है नियोजन। तो नियोजन शब्द का मतलब क्या है, पहले हमारे लिए यह देखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नियोजन का मतलब क्या होगा? योजन का मतलब होता है बेटा योजना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? प्लान या योजना। और यहाँ पर जो नी लगा हुआ है इसका मतलब होता है पूर्व निर्धारित, है ना, पूर्व निर्धारित। तो यदि मैं इस दोनों शब्दों के अर्थों को ऐड कर दूं तो मैं कहूंगा पूर्व निर्धारित योजना क्या कहलाएगा? पूर्व निर्धारित योजना ही क्या है? नियोजन है ना, प्लानिंग है। ये सिर्फ इस शब्द का मतलब मैंने आपको समझाया कि पूर्व निर्धारित योजना क्या है? प्लानिंग है, नियोजन कहलाता है, ठीक है। अब ये नियोजन एक्चुअल में या प्लानिंग कहाँ से उभर के आया, हमारे लिए यह भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई ये प्लानिंग शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग में लाया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बेसिक का हिस्सा है या पार्ट है। इसकी शुरुआत होती है हेनरी फ्योल से। अब सर ये हेनरी फ्योल कौन है? हेनरी फ्योल जो है वो एक प्रबंध शास्त्रियों में से एक रहे हैं, ठीक है। नाम क्या है इनका? हेनरी फ्योल, हेनरी फ्योल। अब हेनरी फ्योल जो है उन्होंने सिद्धांत दिया था POCCC। अब आप कहेंगे सर ये कौन सा सिद्धांत है POCCC? तो मैं इसको एलिब्रेट करता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। P का मतलब यहां था बेटा प्लानिंग, ठीक है। P का मतलब था यहां पर प्लानिंग, सॉरी, P मीन्स प्लानिंग। अगला था O का मतलब यहां पर था ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग मतलब हो गया आपका नियोजन। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स हो गया आपका संगठन, ठीक है। प्लानिंग मीन्स नियोजन, ऑर्गेनाइजेशन मीन्स संगठन। सी हो गया, अगला सी है, सी फॉर कमांड, ठीक है। सी फॉर कमांड। कमांड मीन्स क्या हो गया आपका? निर्देशन, है ना। कमांड मीन्स हो गया निर्देशन, ठीक है। अगला हो गया वापस से सी है सर, अगले सी का मतलब है कंट्रोल। कंट्रोल, कंट्रोल मीन्स होता है नियंत्रण, ठीक है। और लास्ट सी जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कोऑपरेशन, ठीक है। सॉरी, कॉर्पोरेशन नहीं, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय, है ना। कोऑर्डिनेशन मीन्स होता है समन्वय। तो इस तरीके से ये जो आप 5 चीजें देख रहे हैं ये हेनरी फ्योल की एक्चुअल में डेफिनेशन का पार्ट है। वो कहते हैं कि आपका जो है प्रबंधन कुछ भी नहीं है। प्रबंधन
केवल इन 5 चीजों से मिलकर के बना हुआ है। प्लानिंग, संगठन, आपका मतलब नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांड, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इन सबसे मिलकर के बना हुआ है क्या? आपका प्रबंधन। यही प्रबंधन के कार्य या फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कहे गए। ठीक है, तो इन्हीं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में से मैं पहला फंक्शन जो कि है प्लानिंग, वो आपको पढ़ा रहा हूं। तो ये प्लानिंग की हिस्ट्री है। ये प्लानिंग शब्द की शुरुआत कहां से आई? हेनरी फ्योल से आई। एक्चुअल में हेनरी फ्योल जो है ये भी एक प्रबंध शास्त्री रहे हैं। ये एक फ्रांस के व्यक्ति थे। ठीक है, इन्होंने 14 कितने 14 प्रबंध के सिद्धांत दिए हैं। 14 टाइप्स ऑफ जो है मैनेजमेंट जो है आप कह सकते हैं थ्योरी इन्होंने दी है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है कि भाई हेनरी फ्योल ने कितने सिद्धांत प्रस्तुत किए? तो 14 सिद्धांत इन्होंने मैनेजमेंट के दिए हैं। ठीक है, तो उन 14 सिद्धांतों का जो है उसके अंतर्गत ये ही 5 चीजों का समावेश है। ठीक है, हेनरी फ्योल के बारे में एक बात और लिख लीजिए, आप बेसिक वाली मॉर्निंग लेक्चर में तो देखेंगे ही। हेनरी फ्योल को जो है शास्त्रीय सिद्धांत का पिता भी कहा जाता है ना। शास्त्रीय या क्लासिकल, शास्त्रीय सिद्धांत या क्लासिकल थ्योरी का पिता भी कहते हैं इसको, हेनरी फ्योल को। पिता या जनक ये किसके कहलाते हैं? क्लासिकल थ्योरी या क्लासिकल सिद्धांत के पिता इन्हें कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने एक सिद्धांत और दिया था, वो था गैंग ब्लैंक का सिद्धांत। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ ही रहे तो थोड़ा सा और। गैंग ब्लैक, सॉरी गैंग प्लैक है ना, ब्लैक नहीं, सॉरी गैंग प्लैक का सिद्धांत, इसका प्रतिपादन भी हेनरी फ्योल के द्वारा ही किया गया। ठीक है, तो हेनरी फ्योल के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां मैंने आपको यहाँ दी। ठीक है, 14 सिद्धांत, 14 टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी इन्होंने दी थी, वो आप बेसिक के लेक्चर मॉर्निंग में देखेंगे। मुझे सिर्फ आपको ये बताना था कि प्लानिंग कहाँ से आया है। तो ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में से है। ये सारे आपके सामने जो दिख रहे हैं मैनेजमेंट के कार्य ही हैं। इन्हीं सबको मिलाकर के प्रबंधन कहा गया है। तो इन्हीं में से आज हम जो पढ़ने वाले हैं प्लानिंग को। चलिए, तो हमने प्लानिंग का मतलब देखा, प्लानिंग कहाँ से आया ये देखा। अब प्लानिंग का एक्चुअल में अर्थ क्या है या प्लानिंग का मतलब क्या है, इसको हम डिटेल से देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप इसको साथ साथ नोट भी कर लेना, प्लानिंग का मतलब क्या होता है। देखिएगा, एक एक निश्चित अवधि में, एक निश्चित अवधि में, एक निश्चित अवधि में सुनिश्चित एवं, एक निश्चित अवधि में सुनिश्चित एवं, सुनिश्चित एवं सुपरिभाषित, सुनिश्चित एवं सुपरिभाषित सामाजिक, सुपरिभाषित सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों की, आर्थिक लक्ष्यों की, आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, प्राप्ति के लिए, प्राप्ति के लिए देश में उपलब्ध, प्राप्ति के लिए देश में उपलब्ध आर्थिक, देश में उपलब्ध आर्थिक संसाधनों का, आर्थिक संसाधनों का, आर्थिक संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से, आर्थिक संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से, विवेकपूर्ण ढंग से समन्वय एवं,
विवेकपूर्ण ढंग से समन्वय एवं नियंत्रण है। विवेकपूर्ण ढंग से समन्वय एवं नियंत्रण है। अब मैंने क्या लिखा है आपके लिए, इसको मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, एक निश्चित अवधि में, इस चीज में बहुत सारी क्वेश्चन छुपे हुए हैं। आप सोच रहे हो सर इतना लंबा डेफिनेशन, सर ये क्या हमसे लिखवाएगा थोड़ी ना, हमको तो ऑब्जेक्टिव टिक करना। बेटा इसमें बहुत सारी चीजें हैं, मैंने आपको एक ही अर्थ में 2 से 3 क्वेश्चन इसके अंदर हैं। ये जो 3 लाइन लिख रहे हैं इसमें 3 क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ चुके हैं। मैं आपको वही चीजें दिखा रहा हूं, मैंने आपसे कहा जो आपके काम की है। सबसे पहला क्वेश्चन, निश्चित अवधि। क्वेश्चन बनता है कि नियोजन कितने समय के लिए हो सकता है, तो नियोजन की जो समय सीमा है वो निश्चित होती है, अनिश्चित नहीं होता कि जब तक जिएंगे तब तक के लिए प्लानिंग है। प्लानिंग का एक समय होता है, टाइम होता है। आपने एक चीज सुनी होगी, पंचवर्षीय योजना है, 5 ईयर प्लान। क्या था नाम ही क्यों पड़ा उनका पंचवर्षीय, 5 वर्ष के लिए। आप जो बजट बनाते हैं वो कितने वर्ष के लिए होता है, 1 वर्ष के लिए। तो प्लानिंग का हमेशा एक निश्चित समय अवधि होता है। प्लानिंग कभी अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं हुआ करती। जब भी आप किसी चीज का प्लान करते हैं तो उसका टाइम पीरियड निश्चित होता है। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी डेली लाइफ से भी ले सकते हैं। मैं आपसे कहूं कि आपको कहीं जाना है, मान लीजिए आपको किसी मैरिज में जाना है, शादी में जाना है, तो उसके लिए आप पहले से ही सोच के रखते हैं भाई रिलेटिव की शादी, रिश्तेदार की शादी है, इस तारीख को हम जाएंगे, इस समय जाने का रिजर्वेशन, इस समय आने का रिजर्वेशन। क्या है ये, प्लानिंग ही तो है। तो उसके टाइम पीरियड निश्चित है कि भाई कब जाना है, कब आना है, कब क्या करना है ना। बहुत ज्यादा अनिश्चितताएं नहीं होती, फ्लक्चुएशन हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप सोचो ही ना कैसा क्या करेंगे। तो प्लानिंग की जो अवधि है वो निश्चित होती है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, अगला होता है कि किसकी प्राप्ति के लिए प्लानिंग की जाती है। सर आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए। भाई जो भी काम करता है वो सब किसके लिए करते हैं, अर्थ के लिए, पैसे के लिए, धन के लिए। ठीक है, तो आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति है। ठीक है, और उन आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो आपके पास संसाधन है, ठीक है, उनका विवेकपूर्ण ढंग से क्या, समन्वय एवं नियंत्रण ही क्या कहलाता है, नियोजन कहलाता है। कि जो तुम्हारे पास है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल दोनों एस्टेब्लिश करके उनका इस्तेमाल करना, वो प्लानिंग है। निश्चित टाइम के लिए किसी आर्थिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही प्लानिंग होती है। ठीक है, तो ये प्लानिंग के इस 3 लाइन में 3 क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए। ठीक है, अब इनको बहुत अच्छे से याद रखना। ये 3 क्वेश्चनों में से 2 क्वेश्चन लेबर इंस्पेक्टर के एग्जाम में आए थे। तो जो भी मैं आपको अंडरलाइन कर दूं समझ लेना, वो आपको ध्यान रखने के लिए बहुत जरूरी है। या जो मैं आपको कह दूं वो उसको आप जरूर ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं है। अब प्लानिंग के रिलेशन में एक डेफिनेशन जो हमारे बहुत काम की है वो है मिस्टर एलन की। एलन के अनुसार प्लानिंग की जो डेफिनेशन दी गई है वो क्या है, वो भी आप लिखिएगा। नियोजन नियोजन भविष्य को नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है। क्या कह रहा है आपका, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है। ठीक है, नियोजन क्या है, भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा। ये कथन किसका है, एलेन का है। एग्जाम में आ चुका है, जितना भी मैं आपको बता रहा हूं या तो वो आ चुका है या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको कुछ डेफिनेशन हमेशा इसलिए बताऊंगा क्योंकि छोटी डेफिनेशन एग्जाम्स में हमेशा टारगेट होती हैं, क्योंकि ये छोटे होने के कारण वो आपसे ऑप्शनल इन्हें पूछ सकता है। ठीक है, अगली डेफिनेशन है हेमन के अनुसार। ठीक है, लिखिएगा, क्या किया जाना है, क्या किया जाना है
क्या किया जाना है इसका पूर्व निर्धारण ही इसका पूर्व निर्धारण ही इसका पूर्व निर्धारण ही नियोजन है। इसका पूर्व निर्धारण ही नियोजन है। क्या है डेफिनेशन बेटा? क्या किया जाना है इसका पूर्व निर्धारण ही नियोजन है। मतलब जो आप करने वाले हैं उसको यदि आप पहले से ही डिसाइड कर रहे हैं, दैट्स इट प्लानिंग, यही नियोजन है। ठीक है, चलिए अब हम चर्चा करते हैं अगला वो पॉइंट जहां से हमारे लिए फिर से क्वेश्चन की भरमार होती है एग्जाम में, और वो पॉइंट है हमारा नियोजन की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ प्लानिंग या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। ठीक है, तो नियोजन की विशेषताएं एग्जाम में इन पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। नियोजन की विशेषताएं, चलिए मैं वन बाय वन लिख रहा हूं। हमारे लिए सिर्फ उनके जो भी फैक्ट हैं वो याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए सबसे पहली जो विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो है कि नियोजन एक चयनात्मक प्रक्रिया है। एग्जाम में आ चुका है। पहली विशेषता क्या है? नियोजन एक चयनात्मक, नियोजन एक चयनात्मक प्रक्रिया है। पहला पॉइंट है आपका, नियोजन एक चयनात्मक प्रक्रिया है। पहली विशेषता एग्जाम में पूछी जा चुकी है। अगली विशेषता, नियोजन का ध्यान उद्देश्य प्राप्ति पर केंद्रित होता है। अगली विशेषता क्या है? नियोजन का ध्यान उद्देश्य प्राप्ति पर, नियोजन का ध्यान उद्देश्य प्राप्ति पर, ये अंडरलाइन करना, यहाँ चयनात्मक इंपॉर्टेंट, यहाँ उद्देश्य प्राप्ति पर केंद्रित होता है। या है? ठीक, अब पहली विशेषता, सॉरी मैंने आपको समझाई नहीं, नियोजन एक चयनात्मक प्रक्रिया है। चयनात्मक का मतलब क्या होता है? चयनात्मक का मतलब होता है कि जो आपके सामने परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए, चयनात्मक प्रक्रिया का मतलब क्या है? आपके सामने जो परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए एवं आपके पास उपलब्ध संसाधन या रिसोर्स को देखते हुए जब आप किसी को काम करते हैं, किसी को सिलेक्ट करते हैं, वो कहलाता है चयनात्मकता, है ना। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं, मैंने आपसे कहा कि कोई एक कंपनी है, ठीक है, उसके पास दो ऑप्शन है। मान लीजिए उसके पास दो ऑप्शन कैसे हैं कि हो सकता है कि वो अभी चाह रही है, मान लीजिए हम टाटा का एग्जाम्पल ले लो, टाटा सोच रही है कि सर हम बैटरी वाली कार भी बनाए, लिथियम बैटरी से चलने वाली कार भी बनाए, या फिर सर हम भविष्य के लिए कोई और अलग टेक्नोलॉजी पर काम करें। ठीक है, ये प्लानिंग की बात बता रहा हूँ। अभी उनके पास क्वेश्चन है, ये प्लानिंग जब आपकी किसी चीज की बनती है तो नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत होते हैं। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा, यही सारी चीजें निकल के आती हैं प्लानिंग में। ठीक है, तो इन पर ही निर्णय लेना नियोजन है एक्चुअल में, है ना। क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा। ठीक है, तो इस पर जो आप डिसीजन लेते हैं वो प्लानिंग एक्शन में। तो उन डिसीजनों में से ऐसा तो है नहीं कि आपके पास एक ही ऑप्शन होगा, हो सकता है भाई, जैसे मैं टाटा का एग्जांपल दे रहा था कि भाई पेट्रोल कार बनाए, डीजल कार बनाए, इलेक्ट्रिक कार बनाए, इलेक्ट्रिक के अलावा भी जो नया आ रहा है टेक्नोलॉजी हाइड्रोजन सेल, उस पर काम करें। तो बहुत सारे ऑप्शन है, उसमें से आज की परिस्थिति और आज के संसाधन को देख के किसको सिलेक्ट करें, वो चयनात्मकता है। ठीक है, फिर दूसरा मैंने आपको विशेषता लिखा है कि नियोजन का ध्यान उद्देश्य प्राप्ति पर केंद्रित होता है। मतलब कि जो आपने एक बार टारगेट सेट कर दिया उसी को देख के चलना है। हमारे साथ हमेशा एक प्रॉब्लम होती है कि हम टारगेट कुछ सेट करते हैं, बीच में फिर भटक के कहीं और काम करने लगते हैं, है ना। हमारे सभी के साथ ऐसा जनरल होता है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने टारगेट पीएससी सेलेक्ट किया हो, फिर हो सकता है आपका प्लान बनाओ नहीं यार वो रहने दो, तो पटवारी आ गया इसी पर टारगेट कर लो।
ठीक है। पर नियोजन में ऐसा नहीं होता, उद्देश्य की प्राप्ति पर ही केंद्र, जो एक बार टारगेट सिलेक्ट हुआ है, चयनात्मकता में जिसको आपने पकड़ा है उसी को लेके चलना है, ठीक है, वो एंड तक चलता रहेगा। अगली विशेषता जिस पर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, वो है कि नियोजन प्रबंध का प्राथमिक, नियोजन प्रबंध का, मैनेजमेंट का, नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य है, नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य है। प्राइमरी या प्राथमिक कार्य का मतलब होता है वो काम जिसके बिना दूसरे काम शुरू नहीं किए जा सकते। बिल्कुल सर, ये सही कह रहा है, इसकी विशेषता एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ठीक है। तो नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य क्यों हुआ सर? क्योंकि यदि आप मैनेजमेंट करना चाहते हैं, उससे पहले आपको उसके लिए प्लान करना होगा। बिना प्लानिंग के कुछ भी पॉसिबल नहीं है सर। हो तो सकता है लेकिन परफेक्ट कभी नहीं हो सकता। जब आप किसी चीज को बेहतर तरीके से प्लान करके काम करते हैं, वो चीज का जो है इफेक्ट कुछ और ही होता है। और हमारे साथ ऐसा होता है ना, कई बार सडनली हमको कहीं जाना पड़ गया तो बोलते सर हम प्रिपेयर होके वहां पहुंच नहीं पाए, ठीक से नहीं हो पाए, या ठीक से सर हम तैयार नहीं हो पाए। कारण क्या है? आप उसके लिए रेडी नहीं थे, ठीक है। तो नियोजन क्या है कि प्राथमिक कार्य इसलिए है क्योंकि जब तक आपका प्लान रेडी नहीं होगा तब तक आगे कुछ और कर पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे कि आगे सर कौन से काम, जैसे मैंने कहा कि अगर आप किसी फैक्ट्री का बनाने जा रहे हैं तो पहले ये तो देखिए कि उसका भाई कितने लोगों की आवश्यकता होगी, कौन क्या काम करेगा, तब तो आप लोगों को अपॉइंट करेंगे, नियुक्ति करेंगे, वरना स्टाफ कैसे रखेंगे। तो पहले हमारे लिए जरूरी है कि हम प्लान करें, तब तो स्टाफ को सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज अगला स्टेप शुरू ही नहीं होता, ठीक है। तो प्लानिंग प्राथमिक कार्य है। अगला इसका पॉइंट कि सर प्राथमिक नियोजन, इसको और आगे बढ़ाते हैं, नियोजन प्रबंध का, प्रबंध की, या नियोजन प्रबंध का या प्रबंध की सतत प्रक्रिया है। नियोजन प्रबंध की सतत प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया का मतलब क्या है कि सर ये कंटिन्यू चलती रहती है, ये बंद नहीं हो सकती। मतलब आपने किसी प्लान को बनाया, उसको इम्प्रूव भी टाइम टू टाइम करना पड़ता है ना। हो सकता है उसमें कहीं लूप होल, कहीं कुछ प्रॉब्लम रह गई हो, जो हो सकता है प्लानिंग करते समय आपको प्रॉब्लम समझ में ना आई हो, लेकिन जब आप ग्राउंड लेवल पर काम करने पहुंचे हो तो आपको समझ में आया यार ऐसा नहीं, ऐसा भी वो करना पड़ेगा, तब हमारा काम बनेगा, ठीक है। तो नियोजन जो है वो प्रबंध की सतत प्रक्रिया, वो चलता रहता है, वो कभी बंद नहीं होता, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक सिंगापुर की जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है, आप सभी इंटरनेट पर सर्च करेंगे आपको दिख जाएगी। दो बिल्डिंग बनाई गई थी और उसके ऊपर एक बोट टाइप की आकृति जो है, वो दोनों बिल्डिंगों की छत पर जो है उसको फिट किया गया था। अब वो बोट इतनी बड़ी थी कि उसको बना तो दिया इंजीनियर ने बिल्डिंग, बाद में सोचा कि यार इतनी बड़ी बोट टाइप की आकृति को ऊपर कैसे लेके जाएंगे, इतना हैवी जो है लिफ्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तब उन्होंने दिमाग लगाया कि भाई इसको ऊपर ले जाने के लिए हमको कुछ अलग प्रक्रिया अपनाना पड़ेगी, है ना। हमको कुछ अलग जो है ट्यूब्स का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये क्या है, नियोजन कंटिन्यू चलता रहता है। आप सोचें कि ये भाई स्टार्टिंग में हमने सोच लिया कि ऐसा ऐसा बनाना है, हो गया काम, नहीं। हो सकता है कि जब आप उस चीज को काम करने बैठे तब आपके सामने अलग ही परेशानियां आए। तो प्लानिंग कंटिन्यू प्रोसेस है, चलता रहता है, ये बंद नहीं होती, ठीक है। अगली विशेषता लिखिएगा, अगला क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है कि नियोजन प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर पाया जाता है। नियोजन प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर पाया जाता है। ये सारे क्वेश्चन ही हैं जितने मैं आपको दे रहा हूं। नियोजन प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर पाया जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि नियोजन के बिना आप किसी भी स्तर की कल्पना नहीं कर सकते। अब प्रबंध के स्तर कितने होते हैं ये मॉर्निंग शिफ्ट में पता चलेगा आपको, आपको स्तर पढ़ाए जाएंगे। फिर भी मैं आपके लिए जानकारी के लिए एक बता देता हूं। आप सभी जानते हैं स्तर तीन हो सकते हैं, उच्च स्तर प्रबंधन, मध्यम स्तर और निम्न स्तर। भाई हाई लेवल में कौन आ जाएगा, सीईओ, जिन्हें हम कहते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, है ना, जिन्हें हम एमडी कहते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स।
ये कहलाते हैं आपके हाई लेवल या उच्च लेवल के प्रबंधक। मध्यम लेवल पर आते हैं अधिकारी गण, जो उनको, जब प्रबंधक जो आपका मालिक होगा वो आपको आदेश किसको करेगा, अधिकारियों को। और सबसे नीचे निम्न स्तर पर आते हैं वो व्यक्ति जो उस काम को एग्जीक्यूट करते हैं या काम को करते हैं। तो मैनेजमेंट या प्रबंध के स्तर 3 होते हैं, और आपका नियोजन या प्लानिंग तीनों स्तरों के लिए होता है। आप ये सोचें कि केवल बड़े लोगों का प्लानिंग कर दिया उच्च स्तर तो काम नहीं बनेगा, या मध्यम या निम्न स्तर के लिए कर दिया तो भी काम नहीं बनेगा। प्रत्येक स्तर पर आपको प्लान करना पड़ेगा कि कौन व्यक्ति क्या काम करेगा। सबकी जो है कार्य विधि आपको पहले से ही डिसाइड करना पड़ेगी। इसी को कहते हैं कि प्रबंधन प्रत्येक स्तर पर, सॉरी, नियोजन प्रबंधन के प्रत्येक स्तर पर पाया जाता है। चलिए अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन। मैं सिर्फ क्वेश्चनों की चर्चा कर रहा हूं आपसे, है ना, ये सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, इनको हम एक एक को समझते जा रहे हैं और लिखते भी चल रहे हैं। नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है। सर ये भी कोई कहने वाली बात है? नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है। नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है। अब बौद्धिक प्रक्रिया आप सब जानते हैं कि भाई बिना बुद्धि वाले, उच्च बुद्धि वाले या अच्छे व्यक्तियों के बिना, जिन्हें बहुत ज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान भी है, उनके बिना प्लानिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप जैसे आपके घर में कोई भी फंक्शन होता होगा तो आपके घर में जो आपके बड़े हैं वो हमेशा डिसीजन लेते होंगे कि ये काम को ऐसे करेंगे। क्यों? उनसे क्यों पूछा जाता है हमेशा? क्योंकि उन्हें उतना अनुभव है, उन्होंने उतनी चीजें देखी हुई हैं, उन्होंने वो काम किया हुआ है ना। तो प्लानिंग एक बौद्धिक प्रक्रिया है। आपको इसको करने से पहले आपको बहुत सारी चीजों को पता होना आवश्यक है, अदरवाइज आप गलती कर जाएंगे। आपको बहुत सारे पॉइंटों से सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लानिंग आज के लिए नहीं होती, प्लानिंग का काम है भविष्य के दर्शन करना, क्योंकि जिसके लिए आप प्लान कर रहे हैं वो तो हुआ ही नहीं है। मैंने आपको अभी एक डेफिनेशन लिखाई भी थी एलएनजी की डेफिनेशन आप भूल गए हो तो देखो क्या कहा है इन्होंने, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है। इसका मतलब प्रेजेंट की यहाँ चर्चा नहीं होती, या फ्यूचर का काम करने का काम होता है। तो अगर आपकी बुद्धिमत्ता ठीक है तो ही आप भविष्य को देख पाएंगे। सर आप कैसी बातें कर रहे हो, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा। बेटा देखा नहीं है लेकिन प्रिडिक्ट तो कर सकते हैं, और हम ऐसी सर्कमस्टेंसेस, ऐसी परिस्थितियां निर्मित कर सकते हैं कि जो हम चाह रहे हैं वही हो। अब आप कहेंगे सर ऐसा भी होता है क्या? सर आप झूठ बोल रहे हो। चलिए करंट एग्जाम्पल में लेके चलता हूँ, आप लोग क्या मानते नहीं हो ना, वर्तमान ही एग्जाम्पल में लेके चलता हूँ। इस प्रक्रिया का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। मैं सिर्फ एक देश का नाम लिखता हूं यहाँ, इंग्लिश में कहते हैं टर्की, हिंदी में कहते हैं हम तुर्की। ठीक है, इस देश में हाल फिलहाल एक बहुत बड़ी घटना हुई है, प्राकृतिक आपदा हुई, आप सभी को पता होगा, अगर आप न्यूज़पेपर देखते हैं बहुत हाईलाइट में है भाई। सॉरी मैं उल्टा लिख गया। भूकंप, अर्थक्वेक इस कंट्री में आया हुआ है। आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि तुर्की में जो है अर्थक्वेक या भूकंप आया हुआ है। अब तुर्की हमारा मित्र राष्ट्र एक्चुअल में है नहीं, फ्रेंडली कंट्री हमारे लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देता है, ना कि भारत का साथ देता है। ठीक है, हमने इससे कुछ ड्रोन भी मांगे थे तो इसने हमको वो देने से मना कर दिए थे। मतलब तुर्की जो है हमारे लिए फ्रेंडली नहीं है, भारत के विरोध में ही यूनाइटेड नेशन हो चाहे विश्व के मंचों पर हो, भारत के विरोध में ही बयान देता है। लेकिन इसके बाद भी आपने एक चीज नोट की होगी कि भारत ने जब भूकंप आया तो भारत ने तुर्की की मदद 24 आवर 24 घंटे के अंदर भारत ने अपनी जो है रिलीफ टीम तुर्की भेज दी और वहां मदद कर रहा है। क्यों? क्या भारत पागल है? क्या हमारा मैनेजमेंट जो बैठे हैं वो लोग मूर्ख हैं? उन्हें इतना ज्ञान नहीं है कि हमें किसको क्यों हेल्प करनी चाहिए? ये तो हमारा विरोधी देश है, इसको तो और एक बम और गिरा देना था कि ये मर जाए। फिर ऐसा क्यों किया? भारत इतनी मदद क्यों कर रहा है? क्योंकि विश्व में आप अपने दुश्मनों को यदि दोस्त में कन्वर्ट कर सकें तो वो बहुत अच्छा है। आपने एक न्यूज और देखी होगी इसके पहले, वो न्यूज देखी होगी आपने जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड। सर न्यूज क्या है? न्यूज़पेपर बहुत ध्यान से पढ़ा करें, सिर्फ ध्यान से ना पढ़ा करें, न्यूज को रिलेट भी किया करें। जम्मू कश्मीर की एक न्यूज अभी आई है कि भारत को अरबों का खजाना जम्मू कश्मीर में मिला है, और वो मिला है लिथियम। सर लिथियम का इस्तेमाल कहाँ होता है?
हम तो मैनेजमेंट से बाहर जा रहे हैं, थोड़ा सा समझ लो। लिथियम का इस्तेमाल बैटरीज में होता है, जो आपकी मोबाइल फोन की बैटरी होती हैं या जो इलेक्ट्रिक कार प्रेजेंट में बन रही हैं, उनमें लिथियम आयन बैटरी होती है, आप सभी ने नाम सुना होगा। ठीक है, तो लिथियम का मिलना, अभी तक भारत में कहीं लिथियम है नहीं। अब भारत को जो लिथियम मिला है वो पूरे विश्व के लिथियम का लगभग 5.5% है, 5.5%। ठीक है, इसका मतलब कि हम पूरे विश्व के लिथियम में 5.5% हिस्सेदार अब हो गए। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि लिथियम का भंडार अचानक कैसे मिल गया और ये न्यूज अभी आउट क्यों हुई? ये इसलिए अभी आउट हुई, भंडारा तो पहले से ही पता था सरकार को। टाइमिंग का इस्तेमाल करते हैं लोग। उनको लगा कि भाई देखो, तुर्की ऐसा है जो पाकिस्तान की हेल्प कर सकता है, और तुर्की में आया हुआ है भूकंप। यदि इस भूकंप की परिस्थिति में हम तुर्की की मदद कर देंगे, तो करंट सिचुएशन में तुर्की हमारे विरोध में बोल नहीं पाएगा। वो ये नहीं कह पाएगा कि भाई जम्मू कश्मीर एक को स्वतंत्र राष्ट्र बनाना है और आप उसका जो है प्राकृतिक संपत्ति का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, या विश्व के मंचों पर भारत को जो है वो कुछ कहने की परिस्थिति में ना रहे। अब पाकिस्तान जो है मछली की तरह फड़फड़ा रहा है, जैसे मछली को पानी से निकाल दिया, क्योंकि उसके सपोर्ट में कोई आ ही नहीं रहा। वो लगा हुआ अकेला कहने के भारत जो है जम्मू कश्मीर से लिथियम निकाल लेगा अरबों का, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो तुर्की को साइलेंट भी हमने उसकी हेल्प करके कर दिया, मानवता भी दिखला दी, अपना काम भी बना दिया, और तुरंत हमारे विरोध में खड़ा ना हो पाए, क्योंकि भाई हमारे दुश्मन की हमने सहायता की, वो कहेगा भाई इतने अच्छा हम इसके खिलाफ बोलते हुए हमारे साथ खड़ा। तो अभी उसकी स्थितियां ये क्या है, ये बौद्धिक प्रक्रिया है। इतना लंबा सोचना नॉर्मल लोगों के बस की बात नहीं है। ये कुछ करने से पहले उसका इफेक्ट कहाँ जाएगा, इसका पता लगाना बहुत जरूरी है। तो भारत ने ये हेल्प मानवता के नाते तो की है, लेकिन हेल्प के पीछे सरकार का या किसी भी देश का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। कोई भी किसी की मदद फिजूल में नहीं करता, कुछ ना कुछ उसका स्वार्थ हमेशा होता है उसके पीछे। उसको समझना जरूरी है, ताकि हमारे विरोध में कुछ ना हो पाए। मैनेज करना इसका काम है। अभी हाल ही में और दूसरा एग्जांपल दे देता हूं। अभी आपने एक न्यूज देखी होगी कि टाटा ने बोइंग और एयरबस, दो कंपनियों से लगभग 470 प्लस एयरक्राफ्ट खरीदने की चर्चा की है। ठीक है, टाटा जो है 470 से ज्यादा एरोप्लेन खरीदेगा। दो कंपनियां, एक फ्रांस की एक अमेरिका की है। इनसे एरोप्लेन खरीदने का टाटा का क्या मोटिव है? एक्चुअल में टाटा और गवर्नमेंट की प्लानिंग है कि दोनों को कंट्रोल रखा जाए। यदि हम इनसे कुछ चीजें खरीदेंगे, इनके देश में हम पैसा भेजेंगे, ये हमारे खिलाफ या हमारे आने वाली परिस्थितियों में इन्हें मजबूरन ही सही हमारा साथ देना पड़ेगा। आज अमेरिका भारत के खिलाफ क्यों कुछ नहीं बोल पाता है, जबकि भारत जो है प्रतिबंधों के बाद भी रूस से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, नेचुरल गैस या तेल खरीद रहा है, लेकिन फिर भी अमेरिका ने प्रतिबंध भारत पर नहीं लगाए। ठीक है, कारण क्या है? क्योंकि हम उसके बिजनेस पार्टनर है। यदि वो हम पर रिस्ट्रिक्शन या प्रतिबंध लगाएगा, जिससे उसका बिजनेस का लॉस ज्यादा होगा। दुनिया, मैंने कहा, स्वार्थ पर चलती है। चलिए, तो नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है। आप जो सोच रहे हैं वो आज के लिए नहीं है, वो फ्यूचर के लिए है। अगर आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बुद्धिमत्ता आप में नहीं है, तो आप नियोजन के लायक नहीं है। चलिए, प्लानिंग बहुत लंबे समय के लिए होती है। चलिए बढ़े आगे। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इन प्लानिंग से रिलेटेड जितने भी मैंने आपको ये पॉइंट बताए, किसी का किसी भी और पॉइंट पर डाउट हो, आप पूछ सकते हैं। जितने पॉइंट लिखे हैं सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके काम का ना हो, सब कुछ काम का है। जितना भी लिखा हुआ आप देख रहे हैं, एवरीथिंग, सब कुछ आपके काम का है। तो यहाँ आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़े। चलिए, क्लियर है? तो बढ़ते हैं हम आगे। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है नियोजन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। पिछले एग्जाम में लेबर इंस्पेक्टर 2017 में ही क्वेश्चन था प्लानिंग से, के सॉरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग से। लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा, नियोजन के उद्देश्य। अब नियोजन ही पढ़ रहे हैं तो मैं सीधा उद्देश्य लिख रहा हूं, उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव्स। कि भाई नियोजन को करने के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, उद्देश्य से क्या आशय है? जिससे किसी संगठन के कार्यों की कुशलता में वृद्धि हो, है ना।
क्या है उद्देश्य का मतलब क्या है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उससे आपकी इफिशियंसी में, कार्य कुशलता में, आपके वर्क में वृद्धि होनी चाहिए। प्लानिंग इसीलिए तो करते हैं हम, ताकि सभी लोग अपने अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकें, हमारी इफिशियंसी में, हमारी कुशलता में वृद्धि हो। ठीक है, तो इसके हिसाब से भाई प्लानिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य हो सकते हैं, हम उन पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो उद्देश्य आपको समझ में आया होगा, उद्देश्य का मतलब क्या है। अब ये बहुत बारीक चीजें हैं कि उद्देश्य क्या है और नीतियां क्या हैं और नियम क्या है, मैं एक एक करके सबकी चर्चा करूंगा, लेकिन पहले हम उद्देश्य को पढ़ लें, बहुत बारीक डिफरेंस है। ठीक है, वो भी एग्जाम के काम के हमारे। चलिए, तो उद्देश्य क्या क्या हो सकता है। तो नियोजन का जो है उद्देश्य होता है कि निर्दिष्ट दिशा प्रदान करना। पहला उद्देश्य क्या है, निर्दिष्ट दिशा प्रदान करना। अब मैं इन शब्दों को आपके लिए इजी वे में इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि ऑप्शन में आपको ऐसे ही लिखे मिलने वाले हैं, तो मेरा आपको उनको आसान बनाना आपको गुमराह करने के समान होगा कि जो मैं नहीं करूंगा आपको, भले ही कुछ वर्ड आपको कठिन समझ में आए लेकिन आपको वो लिखना पड़ेंगे। निर्दिष्ट का मतलब होता है निर्धारित दृष्टिकोण से दिए गए दिशा निर्देश। ठीक है, मतलब जो पूर्व निर्धारित हैं, मैंने आपको नियोजन की डेफिनेशन में ही पढ़ाया, ऐसे निर्देशों को प्रदान करने के लिए कि भाई कौन क्या करेगा ये पहले से ही डिसाइड होगा, तब तो बता पाओगे कि तुमको ये करना है। ठीक है, और ये कहां से आएगा, नियोजन से आएगा। इसीलिए नियोजन का जो है उद्देश्य होता है, या नियोजन पर हम काम करते हैं या प्लान हम बनाते हैं। ठीक है, अगला होता है कि एकात्मकता लाना, है ना, या संगठन में, ऐसा लिख लीजिए थोड़ा सा इसको हम, संगठन में एकात्मकता लाना। अब सर ये क्या नया शब्द है, इसका मतलब होता है बेटा, एकात्मकता मतलब हो गया आपका कि सबका जो उद्देश्य है वो एक ही हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में बॉस हैं, आप सोचते हैं कि मेरी जो है इंस्टीट्यूट या मेरी जो है फर्म की या मेरी जो कंपनी है उसकी सेल बढ़नी चाहिए, उसकी बिक्री बढ़नी चाहिए। आपसे जो नीचे आपका मैनेजर काम करता है वो सोचता है कि फर्म में जो वस्तुएं बन रही हैं इसमें हम और कुछ नई वस्तु को इंक्लूड करें। मान लीजिए हम टूथब्रश बना रहे हैं तो सर हम पेस्ट भी बनाना शुरू कर दें। मैनेजर आपका ये सोच रहा है, आप सोच रहे हैं कि मैं जो टूथब्रश बना रहा हूँ उसकी सेल बढ़ जाए। मैनेजर आपका सोच रहा है कि वो तो बन रहा है तो ठीक है, हम तो यहाँ पर पेस्ट और बनाएंगे। जो नीचे के कर्मचारी हैं वो सोच रहे हैं कि काश हमको छुट्टी मिल जाए और ये दोनों ही काम बंद कर दे। मतलब सबका उद्देश्य कुछ अलग अलग है। अगर आपके पूरे संगठन में लोग अलग अलग सोचेंगे तो जो आप सोच के बैठे हैं वो कभी हो नहीं पाएगा। अगर आपका एकात्मकता है, सभी एक ही दृष्टिकोण से एक ही चीज को सोचते हैं तो ही वो काम पूरा होगा। यदि सभी अलग अलग सोचेंगे तो काम नहीं होने वाला। ठीक है, तो सबके उद्देश्य एक समान होने चाहिए, मतलब संगठन में एकात्मकता लाना इसका प्रमुख कार्य है नियोजन का। क्योंकि प्लान होगा तो पता होगा कि किसको क्या करना है, अदरवाइज कोई किसी डायरेक्शन में सोचेगा, कोई किसी डायरेक्शन में सोचेगा और सब तहस नहस हो जाएगा। चलिए, तो एकात्मकता लाना मतलब कि सबको एक ही तरीके से सोचना। अगला क्वेश्चन जो मैं कह रहा हूं, लिख रहा हूं, ये लेबर इंस्पेक्टर में था कि नियोजन के क्या उद्देश्य हो सकते हैं। ऑप्शन में था औपचारिक और अनौपचारिक योजना बनाना। तो अगला जो मैं लिख रहा हूं वो क्वेश्चन ही था एग्जाम का। अगला उद्देश्य क्या है, औपचारिक, लेबर इंस्पेक्टर 2017 के एग्जाम में था। औपचारिक व अनौपचारिक, औपचारिक व अनौपचारिक योजना बनाना। औपचारिक व अनौपचारिक योजना बनाना। अब सर ये औपचारिक और अनौपचारिक योजना क्या होती है। तो औपचारिक या अनौपचारिक का मतलब क्या है, सबसे पहले औपचारिक को समझिएगा। औपचारिक योजना का मतलब होता है वो जो पूर्व से ही आपको लिखित स्वरूप में प्राप्त हो गई हो, वो क्या कहलाएगी, औपचारिक योजना। और अनौपचारिक योजना क्या है कि जो परिस्थितियों को देखते हुए या बदली हुई स्थिति में जो आप सोच के रखते हैं,
आप बता देते हैं, लिखित में नहीं दिया लेकिन आपने बता दिया। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपके घर में कोई फंक्शन है, शादी है ना। आपने कहा कि यदि मैं ये जो हमारे यहाँ ये वाली जो डिश बनी हुई है मिठाई, अगर ये समाप्त हो जाए, ठीक है, इस मिठाई को आपको परोसना है, ठीक है, और बनाने वाले को कह दिया ये समाप्त हो जाए तो आपको कुछ नया आइटम सोच लेना है। तो भाई वो तो जो औपचारिक जो आपने बता दिया वो तो काम करेगा। अनौपचारिक क्या हो गया कि अगर परिस्थितियां ऐसी आ गई कि वो उसको सिचुएशन कुछ गड़बड़ हुई तो वो जो है अपने हिसाब से परिस्थिति के अकॉर्डिंग काम कर देगा, वो अनौपचारिक है। जो लिखित में नहीं कहा ना आपने उससे कहा, वो खुद की अंडरस्टैंडिंग है कि फिर ऐसा करना उसको पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि कहीं कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, जैसे वहां आ गई, ठीक है, तो वहां मान लीजिए तुर्की में प्राकृतिक आपदा आ गई, तो हो सकता है उनका प्लान कुछ और रहा हो करने का देश में, लेकिन इस आपदा के कारण उनकी योजना क्या वो काम कर पाई, नहीं कर पाई। मान लीजिए उन्होंने सोचा होगा कि इस सड़क को हम नया बनाएंगे, अब पता चला कि भूकंप में वो सड़क ही नहीं बची, सड़क तो छोड़िए आसपास की बिल्डिंग भी नहीं बची, फिर क्या है। अब अनौपचारिक योजना पर वो काम कर रहे होंगे। तो औपचारिक तो वो जो उन्होंने सोच के रखा था, अनौपचारिक जो जो बदली हुई परिस्थितियों के कारण उनको करना पड़ रहा है, ठीक है। ये किसी ने बताया नहीं। अब कोई सामने मर रहा है, देश की जनता मर रही है, तुम सोचोगे नहीं हम तो सड़क बनाते हैं, इनको बाद में निकालेंगे बाहर, ये क्या है, ये काम नहीं चलेगा। तो अनौपचारिक वो है जो आप बिना सोचे परिस्थितियों के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। तो इसका उद्देश्य क्या है, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों योजना को बनाना स्थिति के अनुसार। अगला लिखिएगा, अगला उद्देश्य जो इसका होता है, सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना। नियोजन का क्या उद्देश्य होता है, सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो परफेक्ट ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग है आपको वो सिलेक्ट करना। अब सर परफेक्ट ऑप्शन के अंतर्गत भी एक पॉइंट बनता है, और वो पॉइंट बनता है मितव्ययिता के साथ। यहां आप ब्रैकेट में लिख लेना, मितव्ययिता लाना, है ना। सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करने का मतलब क्या है, मितव्ययिता लाना। अब सर ये मितव्ययिता क्या होती है बेटा, मितव्ययिता का मतलब होता है फिजूल खर्ची या अपव्यय को रोकना, है ना। मितव्ययिता का मतलब क्या होता है, मितव्ययिता का मतलब होता है कि फिजूल खर्ची या अपव्यय, या जहां आपका पैसा जरूरत नहीं है और वहां भी खर्च हो रहा है तो उसको ब्रेक करना, उसे रोकना, कि ये मितव्ययिता कहलाती है। तो आपको ऐसे विकल्प का चयन करना है जहां आपका फिजूल खर्च ना हो, या जहां जरूरत नहीं है वहां खर्च ना हो। इन परिस्थितियों को सुधारना, ये भी आपके किसका काम होता है, उद्देश्य होता है, आपके नियोजन का उद्देश्य होता है। चलिए, तो ये जो आपके सामने अभी आप देख रहे हैं ये है नियोजन के उद्देश्य थे, ठीक है। इन पर यदि आपको कहीं कोई डाउट रह गया हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप पूछ सकते हैं। चलिए, अगर उद्देश्य आपको क्लियर हो चुके हैं तो हम अपने अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा नोट कीजिएगा, टाइप्स ऑफ प्लानिंग। नियोजन के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। अगली जो चर्चा मैं यहाँ आपके सामने करने वाला हूं वो है टाइप्स ऑफ प्लानिंग, नियोजन के प्रकार। बेटा मैंने आपसे कहा पढ़ने को बहुत कुछ है, मैनेजमेंट इतना बड़ा है कि जो आप प्लानिंग पढ़ रहे हैं इस प्लानिंग पर ही कई किताबें लिखी होंगी, है ना। तो नियोजन एक छोटा सब सॉरी मैनेजमेंट एक छोटा सब्जेक्ट नहीं है आपका। इसके एक एक पॉइंट जो आपके सिलेबस का हिस्सा है उस पर कई कई बुक आपको मिल जाएंगी, ठीक है।
तो अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन हमें वो देखना है जो हमारे काम का है ना। तो मैं आपको उसी डायरेक्शन में लेके चल रहा हूँ, जैसे कि प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में, अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। तो अगला है कि भाई नियोजन के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, इस पर भी क्वेश्चन बनता है। तो नंबर पहला प्रकार होता है आपका दीर्घकालीन नियोजन, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, दीर्घकालीन नियोजन। अब सर ये दीर्घकालीन नियोजन क्या होता है? तो दीर्घकालीन नियोजन होता है दीर्घकालीन संपत्तियों की प्राप्ति के लिए, ठीक है। इसके अंतर्गत कुछ प्रमुख चीजें आती हैं जिन्हें आप समझ सकते हैं। अब दीर्घकालीन का मतलब यह एक चीज और लिख लेना, 1 वर्ष से अधिक के लिए। सबसे प्रमुख फैक्टर है कि भाई दीर्घकालीन नियोजन की जो अवधि है वो 1 वर्ष से ऊपर होगी, है ना। मोर देन 1 ईयर के लिए यदि आप प्लानिंग करते हैं, 1 वर्ष से अधिक के लिए आप प्लानिंग करते हैं, वो दीर्घकालीन नियोजन कहलाता है, पहली चीज। दूसरी चीज सर, दीर्घकालीन नियोजन किया किसके लिए जाता है? तो नंबर सेकंड पॉइंट यहाँ पर हमारा बनता है कि सर दीर्घकालीन जो नियोजन है उसका मुख्य उद्देश्य होता है कुछ क्या, उसमें से पहला है पूंजीगत संपत्तियों की व्यवस्था, है ना। पूंजीगत संपत्तियों की व्यवस्था। अब सर ये पूंजीगत संपत्तियां क्या कहलाती हैं? बेटा संपत्तियों में कई तरीके की संपत्तियां या आय होती हैं, ठीक है। पूंजीगत संपत्तियों का मतलब होता है वे संपत्तियां जिन्हें भी आप एक बार, जिनका सृजन या जिन्हें आप एक बार खरीद लेते हैं तो उनका बेनिफिट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, वो आपको लंबे समय तक लाभान्वित करती हैं। ऐसी संपत्तियां पूंजीगत संपत्तियां कहलाती हैं। सर समझ में नहीं आ रहा लंबे समय के लिए लाभान्वित का मतलब? चलो आपको आपके घर ही लेके चलता हूँ। आप सभी के घर में शायद फ्रिज होगा, रेफ्रिजरेटर होगा। क्या आप एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष नया रेफ्रिजरेटर लेते हैं? सर पागल थोड़ी हम लोग, एक बार ले लिया वो तो लंबे समय तक के लिए बेनिफिट देगा। बस बेटा यही पूंजीगत संपत्ति है, खरीदा एक बार, बेनिफिट बार बार, है ना। लेकिन ऐसी संपत्तियों को हम हमेशा जो है सृजित नहीं करते रहते। एक बार खरीदने के बाद बेनिफिट भी लंबा होता है और इन्हें खरीदा भी बार बार नहीं जाता, ठीक है। तो लंबा बेनिफिट, बार बार ना खरीदना, ये इनकी पहचान होती है पूंजीगत संपत्ति। अब ये तो मैंने एक आपके घर का एग्जाम्पल लिया। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट के लिए, मान लीजिए कोई फैमिली जो है वो मीडियम, लोअर मीडियम क्लास है और उसे कोई बड़ा आइटम खरीदना है, फॉर एग्जाम्पल चाहे कार हो चाहे नई बाइक हो, वो पैसा सेविंग करते हैं, ठीक है। प्लान बना लिया कि यार हमको 2 साल बाद एक कार लेना है, तो अभी से वो थोड़ी थोड़ी बचत करना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि ताकि 2 साल बाद वो कार हम खरीद सके। तो ये क्या है? ये पूंजीगत संपत्ति के लिए आप व्यवस्था कर रहे हैं, है ना। पूंजीगत संपत्ति के लिए आप अभी से व्यवस्था कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी व्यवस्था जो पूंजीगत संपत्तियों के लिए आप अभी से कर रहे हैं, वो आपकी प्लानिंग का हिस्सा है। तो ऐसी प्लानिंग कहलाती है दीर्घकालीन नियोजन, लंबे टाइम के लिए आप सोच रहे हैं, ठीक है। कंपनियां भी ऐसा ही करती हैं। मान लीजिए कंपनी को कुछ खरीदना है तो एकदम से नहीं खरीदेगा, वो उसके लिए प्लान बनाते हैं पहले कि भाई इसको हमको परचेस करना है धीरे धीरे। गवर्नमेंट भी ऐसा ही करती है। अभी देखिए गवर्नमेंट को, आपने एक बहुत बड़ी डील सुनी होगी कि भारत के डिफेंस सेक्टर में, कि भाई एक नया एयरक्राफ्ट आया था जिसका नाम है राफेल, ठीक है। आपने सबका नाम सुना होगा, बहुत चर्चा में रहा था, विवादित रहा था ये नाम, राफेल। तो गवर्नमेंट ने केवल अभी 36 राफेल ही परचेस किए हैं फ्रांस से, जबकि हमें मोर देन 100+ जो है विमानों की भारत को आवश्यकता है, लेकिन सिर्फ 36। क्यों? क्योंकि उतना पैसा नहीं है। ये लंबी प्लानिंग है कि धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके हम खरीदते रहेंगे, है ना। छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में हम इसको परचेस करते रहेंगे। तो ये प्लानिंग क्या है? लंबी प्लानिंग है। और वो संपत्ति कैसी है? पूंजीगत। फाइटर जेट एक बार आएगा तो ऐसा नहीं है एक बार ही उड़ेगा और बस हो गया सर काम, है ना। वो लंबी प्लानिंग पूंजीगत संपत्तियों के लिए करना पड़ती है, ठीक है। और भी क्या होता है भाई, एक कर्म, अब मैं आपको एक फर्म के अकॉर्डिंग बात करूं तो कुशल श्रमिकों की व्यवस्था करना, ये भी
दीर्घकालीन नियोजन की ही विशेषता है क्या? कुशल श्रमिकों की व्यवस्था। सर कहेंगे आप हमारे यहाँ क्या लेबर की कमी है? सर इंडिया में जहां देखो वहां लेबर अवेलेबल हो जाते हैं। बेटा लेबर तो अवेलेबल होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो कैटेगरी है वो अनस्किल्ड लेबरों की ज्यादा है, अकुशल श्रमिक ज्यादा है, स्किल्ड लेबरों की कमी है। ठीक है। चाइना क्यों भारत से आगे है? कारण है कि उसके पास जो लेबर या वर्क फोर्स है एजुकेटेड और स्किल्ड है, और भारत के पास जो वर्क फोर्स है वो अनएजुकेटेड, अशिक्षित और अनस्किल्ड मतलब अकुशल है। कारण यही है उसके आगे होने और हमारे पीछे होने का। यदि मैं आपके मध्य प्रदेश में ही हम अपनी चर्चा करें तो मैं कहूं कि किसी भी शहर में मोबाइल फोन का कोई कारखाना जो हमारे भारतीय द्वारा या मध्य प्रदेश के व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा है, सर आप कहेंगे कहीं देखने को नहीं मिलेगा। चाइना के आप किसी भी शहर में चले जाइए बड़े, आपको गली गली में 10 दुकान मिल जाएगी, ऐसे किलो के भाव मोबाइल रखे होंगे जैसे हमारे यहाँ सब्जियां होती हैं। कारण क्या है? क्योंकि वो लोग उस चीज में एक्सपर्ट हैं, आप नहीं हैं। कुशल श्रमिक हैं वहां, घर घर में व्यक्तियों को उस चीज को बनाना आता है ना। तो ये कारण है कि कुशल श्रमिकों का होना ये दीर्घकालीन नियोजन है। एकदम से आपको कुशल श्रमिक नहीं मिलेंगे, धीरे धीरे आप उनको हायर करना पड़ता है, ये लंबी प्रक्रिया है। ठीक है। इसलिए आप देखते होंगे कि भाई आपको लगता होगा कि कंपनियां हर बार जो है लेबरों को, या अपने यहाँ जैसे मैं आईटी सेक्टर की बात करूं तो रिक्रूटमेंट चलती रहती है। क्यों चलती रहती है? क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई पुराने जो गड़बड़ इनको निकालते चले और अच्छे अच्छे लोग हमसे जुड़ते चले। क्यों? क्योंकि अच्छे लोगों के कारण ही संस्था या कंपनी को फायदा होता है और वही उसको आगे ले जाते हैं। इस कारण से दीर्घकालीन नियोजन में कुशल श्रमिकों की व्यवस्था करना भी शामिल है। इसके अपोजिट अगला पॉइंट होता है हमारा अल्पकालीन नियोजन। नियोजन के प्रकार पढ़ रहे हैं, दीर्घकालीन देखा सबसे पहले हमने, दूसरा होता है अल्पकालीन नियोजन, शॉर्ट टर्म प्लानिंग। अब अल्पकालीन नियोजन का मतलब क्या है समझते हैं। अब वहां था 1 वर्ष से अधिक, इसकी पहली विशेषता यही है, 1 वर्ष से कम के लिए जितना भी आप प्लान करें, चाहे एक अगले दिन की प्लानिंग करें, चाहे अगले वीक की प्लानिंग करें, चाहे अगले मंथ की प्लानिंग करें, चाहे अगले क्वार्टर या मतलब 3 मंथ की प्लानिंग करें, चाहे अगले 6 महीनों के लिए प्लानिंग करें, या मैक्सिमम आप 1 वर्ष तक कर सकते हैं। सॉरी, 1 वर्ष या 1 वर्ष तक या कम, ऐसा लिख लीजिए। 1 ईयर, 1 वर्ष तक, 12 महीने तक भी हम नियोजन करते हैं तो अल्पकालीन नियोजन ही कहलाता है। अब सर अल्पकालीन नियोजन किसके लिए किया जाता है? वहां तो हमने देखा पूंजीगत संपत्ति की व्यवस्था, कुशल श्रमिकों की व्यवस्था, ये कहलाता है भाई तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। अल्पकालीन नियोजन किसकी व्यवस्था करता है? तो सर तत्कालीन आवश्यकताओं के लिए, तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। सर ये तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति क्या कहलाती है? मान लीजिए कि आपको कुछ चीजों के बिल, मान लीजिए आपको भरना होते, जैसे आपको मैं बात करूं, भाई बाइक तो आप हमेशा नहीं खरीदते या कार आप हमेशा नहीं खरीदते, लेकिन आप सभी के घर में कुछ बिल फिक्स होते हैं, चाहे वो आपके टेलीफोन का हो, चाहे आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी का हो। मंथली आते हैं, 3 मंथली आते हैं, क्वार्टरली आते हैं, आप जैसा भी समझें, लेकिन वो बिल आपको विद इन ईयर, 1 वर्ष के अंदर कई बार पे करना पड़ते हैं। तो ऐसी आवश्यकताएं इसी कंपनी में भी आती रहती हैं, जो डेली बेसिस पर हो सकती हैं, वीकली बेसिस मतलब सप्ताह पर भी हो सकती हैं, 15 दिनों में भी हो सकती हैं, 3 महीने के लिए भी हो सकती हैं, 6 महीने या 1 वर्ष तक भी हो सकती हैं। कुछ ऐसी जरूरतें हर एक कंपनी में भी होती है, तो उनके लिए प्लानिंग अलग से की जाती है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग कंपनी के अलग है कि भाई हमको वो चाहिए, मेन गोल है हमारा कि हम टॉप 3 कंपनी बन जाए, वो दीर्घकालीन नियोजन है। में अल्पकालीन क्या है, कितने जो कर्मचारियों को सैलरी देना है, इनकी व्यवस्था कैसे होगी, कहाँ से फंडिंग आएगा, हमको जो बिल पेमेंट करने हैं वो कहाँ से होगा, हम आपके छोटे स्तर पर क्या प्लान करेंगे, ये क्या है अल्पकालीन नियोजन। 1 वर्ष तक के लिए ही ये प्लानिंग बनती है, चेंज होती रहती है। ठीक है। 2 तरीके आपके हमने देखे प्रकारों में, दीर्घकालीन नियोजन, अल्पकालीन नियोजन, इंपॉर्टेंट थे, यहाँ से दोनों से क्वेश्चन आए हैं।
ठीक है। अगला नियोजन लिखिएगा नंबर थर्ड लिखिएगा भौतिक नियोजन। अभी तक किसी एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं आया, भौतिक नियोजन। ठीक है सर, ये भौतिक नियोजन क्या है? भौतिक नियोजन का है कि जब आप किसी ऐसी चीज की व्यवस्था करने के लिए काम करते हैं जिसे आप देख सकें भौतिक रूप से। ठीक है, जिसमें मुख्य रूप से क्या शामिल होता है भौतिक नियोजन में? भौतिक नियोजन में आता है सर भवन, मशीन या उपकरणों की व्यवस्था। ये भौतिक नियोजन का हिस्सा होते हैं। ठीक है, भौतिक नियोजन का मतलब क्या है कि भवन, मशीन या उपकरणों की आपको व्यवस्था करनी है, ये भौतिक नियोजन है। ठीक है, इस पर अभी तक एग्जाम में किसी एग्जाम में कोई क्वेश्चन भौतिक नियोजन से नहीं पूछा गया। ठीक है, इसलिए हम इसको यहीं तक हम भी सीमित रखते हैं। भौतिक का मतलब होता है, भौतिक शब्द का मतलब होता है कि जिसे आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकें, छू सकें, वो भौतिक कहलाता है। ठीक है, तो ऐसी चीजों के लिए जब आप प्लान करते हैं वो भौतिक नियोजन आपका कहलाता है। अगला नियोजन लिखिएगा क्रियात्मक नियोजन, फंक्शनल प्लानिंग, है ना, क्रियात्मक नियोजन, फंक्शनल प्लानिंग या क्रियात्मक नियोजन। अब क्रियात्मक नियोजन क्या है, इस पर क्वेश्चन आया था कि संगठन की क्रियाओं से संबंधित नियोजन कौन सा होता है? बेटा उसका नाम ही है, इस संगठन की क्रियाओं से संबंधित रखता है, इसलिए उसका नाम पड़ा गया क्रियात्मक नियोजन, है ना। तो ये जो नियोजन है ये संगठन की, यही क्वेश्चन एग्जाम में था, ये जो नियोजन है संगठन की क्रियाओं से संबंधित होता है, 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 इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्रियात्मक नियोजन। और यही एग्जाम में था कि भाई क्रियात्मक नियोजन क्या है, तो जो संगठन की क्रियाओं से संबंधित हो। ठीक है, किसी विशिष्ट पहलू, विशिष्ट कार्य से जिसका संबंध हो सकता है, चाहे वो उत्पादन करना हो, चाहे एडवर्टाइजमेंट करना हो, चाहे सेल करना हो, है ना। संगठन में जो काम चल रहे हैं, जिसके लिए आप सब मिलके काम कर रहे हैं, उससे जिसका नियोजन का संबंध हो वो कहलाता है क्रियात्मक नियोजन। इसका मतलब क्या हो गया, मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में हैं, आप मैनेजर हैं या आप मालिक हैं, आपको जो है उत्पादन में क्या चाहिए, है ना, उत्पादन की क्रियाओं के लिए, जैसे आपको पता है कि भाई प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। मैंने कहा आपके पास बिस्किट की फैक्ट्री, आप बिस्किट बनाते हैं, ठीक है, अब बिस्किट बनाने के लिए आपको आटा भी चाहिए, मैदा भी चाहिए, ये क्या है, उत्पादन से संबंधित क्रियाएं कर रहे हैं आप, उसके लिए जो मैनेज कर रहे हैं वो क्रियात्मक है। आपको उस बिस्किट की एडवर्टाइजमेंट करनी है, आपको टीवी पर, आपको न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देना है, ये क्या है, क्रियात्मक नियोजन का ही प्रकार है या क्रियात्मक नियोजन का हिस्सा है ना। आपको आपकी सेल के बारे में जानकारी लगानी है, क्या है, क्रियात्मक नियोजन है। आपके यहाँ बिल कौन बनाएगा, अकाउंट्स का काम कौन देखेगा, कौन है, क्रियात्मक नियोजन। तो क्रियात्मक नियोजन का मतलब क्या है कि किसी संगठन या ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी काम चल रहे हैं, उन कामों को कैसे डिवाइड किया जाएगा या कौन करेगा, उस तरीके का नियोजन क्रियात्मक नियोजन कहलाता है। इसलिए मैंने लिखा कि संगठन की क्रियाओं से इसका संबंध होता है, एग्जाम में ये आ चुका है। अंतिम आपका होता है स्तरीय नियोजन, स्तरीय नियोजन लास्ट है आपका स्तरीय नियोजन। अब सर स्तरीय नियोजन क्या है? स्तरीय नियोजन का मतलब है कि मैंने आपको अभी कहा कि प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, इससे भी किसी एग्जाम में अभी तक कोई क्वेश्चन आया नहीं। प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, पहला होता है उच्च स्तर, दूसरा होता है मध्य स्तर और तीसरा होता है आपका निम्न स्तर। ठीक है, इस उच्च स्तर पर आपके आते हैं सीईओ या एमडी, हम जिन्हें कहते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या मालिक, आप कुछ भी कह सकते हैं। मध्य स्तर पर होता है प्रशासन आपका। आप स्टार्टिंग की मॉर्निंग लेक्चर में देखेंगे, वहां आपको रितेश सर पढ़ाएंगे प्रबंध और प्रशासन में क्या अंतर होता है। ठीक है,
तो प्रशासनिक अधिकारी या जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कह सकते हैं, ऑफिसर जो होंगे वो इस लेवल पर आते हैं। इस लेवल पर कौन आते हैं? वर्कर, जो काम करते हैं। तो मैनेजमेंट के 3 स्तर होते हैं और तीनों स्तरों के लिए अलग अलग नियोजन करना स्तरीय नियोजन कहलाता है कि भाई किसके लिए क्या मैनेज करना है, वो आपका स्तरीय नियोजन है। आज तक इस पर भी क्वेश्चन नहीं आया नंबर 5 पर, और नंबर 3 पर अभी तक किसी एग्जाम में व्यापम के कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बाकी तीनों पर आया है। ठीक है, चलिए, पर हमने पांचों के 5 यहाँ देखे समझे। इन पांचों में से किसी एक पर भी आपका कोई डाउट हो जो क्लियर ना हुआ हो, आप पूछ सकते हैं। किसी भी पॉइंट पर आपका कोई डाउट रह गया हो, जो क्लियर ना हुआ हो या समझ में आपके ना आया हो, आप पूछ सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा और डिटेल से समझा दूंगा। ठीक है, चलिए, क्लियर है सब कुछ? तो फिर आज के लेक्चर सेशन को हम यहीं फिनिश करते हैं। मिलेंगे कल नए सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।